हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला इंजीनियर पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले बता देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं, इस वीडियो में हम लेक्चर लेके आए इंडियन पॉलिटी का, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी कार्यपालिका है। कार्यपालिका में बेसिकली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे प्रशासनिक वे में डिवाइड करें तो उसमें आते हैं हमारा, जैसे ऑफिसर आ गए, आईएएस अधिकारी आ गया, वो हमारे प्रशासनिक कार्यपालिका में आ गया। दूसरा की बात करें तो हम राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं। तो इसमें आता है हमारे, जैसे कि राष्ट्रपति आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, मंत्री परिषद आ गई, इस तरह से। तो ये तो बात हो गई आज हम पढ़ाने वाले क्या है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक जो मुद्दा है या जरूरी बात है, सूचना है, उसको बताना चाहूँगा कि एक पढ़ने का तरीका क्या होता है। मान के चलो कि जैसे यूपीएससी स्टूडेंट है, तो उनको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस का, कि प्रीलिम्स में यूपीएससी में भारतीय राज्य व्यवस्था से कौन कौन से टॉपिक्स लिए गए हैं, मेंस एग्जाम में जैसे जीएस पेपर 2 होता है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स लिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे एक बुक पढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलो सबसे बढ़िया बुक बताते हैं सभी टॉपर्स कि लक्ष्मीकांत हो गई, तो लक्ष्मीकांत में से प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस से दोनों साथ लेके पढ़ना पड़ेगा आपको। और सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सिलेबस, उसके बाद में पीवाईक्यूज कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है क्वेश्चन का पूछने का। मान के चलो हमने राष्ट्रपति पढ़ तो लिया, लेकिन ये पता नहीं है कि इससे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, किस जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रैप क्या किया जाता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस पे। यूपीएससी का सिलेबस है भारतीय राज्य व्यवस्था का, प्रीलिम्स का सिलेबस है ये आपका। इस सिलेबस में भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि, ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का। फिर हम आते हैं मेंस के सिलेबस पे। मेंस के सिलेबस में हम देखेंगे कि जीएस पेपर 2, इसमें आप पैरा देखोगे, पेज नंबर 6 है, उसमें मतलब क्रमांक है, उसमें नंबर 6 में सिलेबस है इसका, जो हम पढ़ने वाले संघीय कार्यपालिका उसका, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या है। ये तो आपका हो गया सिलेबस, ठीक है। अब मैंने क्या किया है आपके लिए, 2023 से कुछ पीवाईक्यूज आए प्रीलिम्स में और कुछ पीवाईक्यूज लिए मेंस के। इससे आपको ये पता चलेगा कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2023 में राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन 3-4 स्टेटमेंट थे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में थे, जैसे कि एमएलए है, एमएलए हो गया, विधायक, एमपी, सांसद है, इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस थे। आपके जो प्रॉपर क्वेश्चन है, जो वीडियो के अंत में मैं आपको लगा दूंगा, वहां आप देख सकते हो आराम से। मैं भी एक बार डिस्क्राइब करूंगा उस क्वेश्चन को कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ही था और ये भी, लेकिन इसमें एमपी एमएलए से संबंधित पूछा गया था। ये आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से संबंधित पूछे गए थे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर होती है, या फिर कुछ मुद्दा हो गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या महत्व रहेगा। फिर हम देखते हैं 2022 का मेंस का। मेंस में क्वेश्चन आया था एक तो कि संविधान संशोधन विधेयक, सॉरी ये भी आपका 2022 में प्रीलिम्स का ये भी क्वेश्चन। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। पर 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि संविधान संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश। इसका क्वेश्चन इस तरह से था कि संविधान संशोधन विधेयक होता है, क्या उसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व सिफारिश करना जरूरी है या अनुमति लेना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है, जैसे धन विधेयक होता है, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले हमको राष्ट्रपति पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है। तो क्या उसी तरह संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरत पड़ती है। तो हालांकि ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्वेश्चन है, इसको भी हम डिटेल में बताएंगे वीडियो के अंत में। अभी इसको बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप जब राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ोगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको एक संज्ञान में रहे कि अच्छा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स से क्वेश्चन हो गया। मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं 2022 का जीएस पेपर 2 में। इसमें पूछा गया था भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने की प्रक्रिया। उसमें समालोचनात्मक विवरण पूछा गया था। उसका मतलब होता है कि आपको उसमें समानताएं बतानी है
और अंतर भी बताना है, दोनों बताना है। तो आपको फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में भी जो निर्वाचन प्रक्रिया है उससे तुलना करनी है भारत की राष्ट्रपति समानता और विभिन्नता के बारे में। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग हो गई कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ भारत के राष्ट्रपति की तुलनात्मक रूप से कि फ्रांस के राष्ट्रपति से क्या तुलना है, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से क्या है और अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक रूप से तो प्रथम है या फिर उसको कहते हैं सर्वोपरि है, लेकिन जब शक्ति की बात आ जाती है तो हमारे यहाँ पे शक्ति है वो प्रधानमंत्री में ज़्यादा है। या कहे तो जैसे प्रधानमंत्री है, जो भी नीतियाँ रणनीतियाँ फैसले लेता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं। राष्ट्रपति जी केवल आपका कार्य एक कार्यकारक या फिर कह सकते हैं कि सरकार के रूप से प्रमुख है, सारे जो भी काम होते हैं उसके नाम से होते हैं, लेकिन भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। तो हम आपको बताते हैं एक तो थोड़ा थोड़ा यूएसए के, फिर बताएंगे आपको फ्रांस से तुलनात्मक रूप से, और फिर आपका भारत राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली यूएसए में, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होता है, यही आपका प्रमुख होता है। जो दो शब्द आते हैं, एक तो आता है आपका शब्द होता है डी जुरे आता है और डी फैक्टो आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, ये दोनों में। इसका मतलब होता है डी जुरे, ये आपका भारत में यूज किए जाते हैं दोनों शब्द, ये होता है आपके राष्ट्रपति के लिए, और डी फैक्टो होता है प्रधानमंत्री के लिए। मतलब जो शक्तियां होती है प्रधानमंत्री में होती है हमारे यहाँ पे, और अपना जो राष्ट्रपति होता है वो कागजी रूप से प्रमुख होता है। तो ये लेकिन यूएसए में क्या होता है कि डी जुरे और डी फैक्टो दोनों ही काम करता है कौन, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होता है वहां पे। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति भी होता है आपका, ठीक है, उसके पास में कुछ पावर्स होती है, साथ ही इसमें संसद भी होती है, उसके पास भी पावर होती है। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकते। अभी मैं भारत का भी जिक्र करूंगा, लेकिन पहले देखिए फ्रांस में राष्ट्रपति संसद दोनों होती है, दोनों का अपना महत्व होता है। अब भारत की इसी तुलनात्मक वे में आप बात करें तो भारत में भी क्या होता है कि राष्ट्रपति भी होता है, जिसको अभी मैंने बताया था कि डी जुरे कहते हैं, और डी फैक्टो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती है, या कहते हैं उसको हमारा जो संसद है उसमें हावी हो सकती है। किस तरह हावी हो सकती है, मान के चलो कोई एक्ट बना, एक्ट से पहले उसे विधेयक बोलते हैं, तो विधेयक आया, विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, यदि राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर कर देता है वो ये एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है आपका। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वो अधिनियम बनता है। मान के चलो राष्ट्रपति कहता नहीं ये तो संविधान के उल्लंघन है, संविधान के जो प्रावधान है जो आपने विधेयक लेके आया वो गलत है, उनका उल्लंघन कर रहा है, तो मैं इस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता। उसे बोलते हैं उसके पास पावर्स होती है, वीटो पावर, सिग्नेचर कर सकता है, रोक के रख सकता है, पॉकेट वीटो हो गया, इस तरह के वीटो पावर होती है। लेकिन यदि वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किसके पास भेज सकता है, आपके पास जैसे संसद है, लोकसभा है और उसमें राज्यसभा दोनों आते हैं, उनके पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि देखिए मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। लेकिन हमारी संसद क्या कर सकती है, उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन किए फिर से यदि राष्ट्रपति के पास उसको भेज देती है तो राष्ट्रपति फिर मना नहीं कर सकता, उसके बाध्यकारी है उसे स्वीकृति देना। इसे मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे भारत में राष्ट्रपति पे जो संसद है वो हावी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकती, और इन दोनों में भी नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों की अपनी अलग मामला होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति की जैसे कुछ सुरक्षा से संबंधित हो गया या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कुछ मामले हो गए वो राष्ट्रपति के पास रहते हैं, बाकी आंतरिक मामले हो वो ज्यादातर संसद के पास रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने तुलनात्मक रूप से बता दिया, और थोड़ा सा पावर के थोड़ा ये बता दूं कौन ज्यादा पावर होता है। तो देखिए अमेरिका में सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति होता है, उससे थोड़ा कम तुलनात्मक रूप से फ्रांस का राष्ट्रपति होता है पावरफुल में, और भारत का इन दोनों से कम होता है। ठीक है, यानी भारत के राष्ट्रपति से जो शक्ति है उससे ज्यादा फ्रांस के पास होती है, उससे ज्यादा यूएसए होती है, और इससे सबसे कम होती है ब्रिटेन। ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास तो भारत से भी कम शक्तियां होती हैं। तो हम बेसिकली रूप से जो क्वेश्चन भी आया था हमारा, पूछा था कि फ्रांस का जो चुनाव है, निर्वाचन प्रक्रिया, अभी हम पहले देख लेते हैं फ्रांस का जो निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया देख लेते हैं, क्योंकि बहुत मजेदार प्रक्रिया है फ्रांस के। आपको जो आप देखोगे ना कि किस तरह वहाँ के चुनाव होते हैं राष्ट्रपति का फ्रांस में, तो बहुत शानदार है वो प्रक्रिया। पहले हम फ्रांस का पढ़ लेते।
हल्के वे में, मतलब बहुत संक्षिप्त वे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत का डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें तुलनात्मक रूप से सबका चुनाव पढ़ेंगे, जैसे कि यूएसए का राष्ट्रपति, आपका फ्रांस का हो गया, और भारत का हो गया, ब्रिटेन हो गया, सबका एक तुलनात्मक रूप से वीडियो लेके आऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रांस का राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो काम की बात है या फिर महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेती है। भारत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेती। भारत में क्या करते हैं, जनता अपने जैसे एमपी और एमएलए के माध्यम से उनको चुन के भेजते हैं, जिन जनता के प्रतिनिधि कहते हैं, और वो प्रतिनिधि जाके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट जनता भारत में प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती, लेकिन फ्रांस में करती है। फ्रांस में कैसे करती है, इसमें एक और बात बता, 2 चरणों में होते हैं। इसमें जो निर्वाचन प्रक्रिया है 2 चरणों में होती है इसका मतदान का। इसमें क्या होता है, मान के चलो वोट दिया, किसी एक कैंडिडेट ने 50% ऐसे ज्यादा बहुमत प्राप्त कर लिया है तो उसको निर्वाचित घोषित माना जाएगा, यानी उसको राष्ट्रपति माना जाएगा। लेकिन आपको अब पूछ रहे होंगे आप कि नहीं, मान के चलो किसी ने 50% बहुमत प्राप्त नहीं किया, तब क्या होगा। तब होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि इसको प्राप्त हो गया आपका 40% बहुमत, इसको 30% हो गया, इसको 15%, इसको 15% हो गया, इसको 10% और इसको 5%, लगभग कितना भी मान सकते हैं, हमने एक अपने अनुमान से मान लिया। इसका मतलब है कि 50% किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तो अब क्या होता है, चरण 2 आता है। फर्स्ट चरण में वोटिंग हो गई। अब देखिए मजेदार बात है, बहुत शानदार बात है, आपने मतलब इस तरह का निर्वाचन पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग तो, किस तरह निर्वाचन होता है क्या, बिल्कुल ऐसा होता है। चरण 2 में क्या होगा कि अब इसमें से 2 लोगों कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार, जो सबसे ज्यादा, जिन्होंने बहुमत प्राप्त किया है, सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त किया है, उनको लेते। जैसे ए ने 40% और नंबर 2 ने 30% प्राप्त किया है, इन दोनों को लेंगे। बाकी इनका शून्य घोषित, 0, इनसे अब कोई मतलब नहीं है। सेकंड में इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, भारत में क्या होता है, वरीयता क्रम होता है। भारत में वरीयता क्रम होता है। भारत में जो सबसे कम जिसको वोट मिलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार को, उसको हटा के उसका जो वोटिंग होता है वो शेयर कर दिए जाते हैं बाकियों में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, केवल जो प्रथम 2 होते हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, प्रथम 2 को ले लिया। अब हम बात करते हैं अब क्या होगा। चरण 1 में सबने निर्वाचन किया जनता ने। चरण 2 हो गया। चरण 2 में 2 उम्मीदवार आ गए, उम्मीदवार ए आ गया, उम्मीदवार बी आ गया। इसका 40% था, इसका 30% था। अब फिर से इनका निर्वाचन होगा। अब इनमें वोट शेयरिंग नहीं होगी, फिर से निर्वाचन का मतलब से सारी व्यवस्था फिर से होगी केवल 2 कैंडिडेट के लिए। जनता फिर से प्रत्यक्ष रूप से मतदान करेगी इन 2 कैंडिडेट के लिए। अब क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, जाहिर सी बात है। अब इन 50% का तो कोई रूल नहीं है, जो ज्यादा बहुमत वाला होगा, जिसने ज्यादा वोटिंग प्राप्त किया है बहुमत, वो जीत जाएगा। मान चलो इसने प्राप्त कर लिया 40%, फिर से इसने 25% प्राप्त किया, या फिर और भी इनका रेशियो कुछ हो सकता है, लेकिन जो दोनों में से बहुमत में रहेगा वही आपका राष्ट्रपति बनेगा। तो देखिए ये आपने भारत में थोड़ी डिफरेंट प्रणाली है इसकी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार चुनाव होते हैं, यानी 2 बार मतदान होते हैं। पहले बार जितने कैंडिडेट होते हैं उनको 500 मेयर का समर्थन चाहिए, ठीक है, वो तो एक प्रक्रिया हो गई। अब उनमें जितने उम्मीदवार है उनके लिए जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है। उनमें से जो बहुमत में है उनके 2 कैंडिडेट है उनको लिया जाएगा। फिर से जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है, और अब जो जीतेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। ये तो आपका जो फ्रांस का राष्ट्रपति है उसकी प्रक्रिया है, फ्रांस के राष्ट्रपति की। अब हम चलते आगे। फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन आपने समझ लिया है, और बाकी थोड़ा एक क्वेश्चन भी आया था 2022 में मेंस में, तो आपको ये लिखना था उसमें, ठीक है, उसकी इस तरह तुलना करनी थी जैसे इंडिया का निर्वाचन है राष्ट्रपति को, वो तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए और फ्रांस का हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हम जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, इसमें संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं सबसे पहले। अब संघ की कार्यपालिका में होता क्या है, आपको ध्यान देना। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, जैसे राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आती है, और महान्यायवादी आता है आपका। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इनको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि समझाना थोड़ा आसान रहेगा कुछ चीज़ों को एक एक करके। तो ये आपका जो समय हमारे भारतीय संविधान है उसका भाग 5 है, उसमें अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 से लेके 78 तक इनका प्रावधान है भारत के राष्ट्रपति का। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि
थोड़ा सा शुरुआत में बता देता हूँ। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना लिखा हुआ कि राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति, ठीक है, होगा। अब उसके बाद 53 की बात करते हैं हम, 53, 54। 53 में आपकी बात करते हैं संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। 53 में जो संघ है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, ठीक है। अब 54 के बारे में, 55, ये दो काम के हैं जो अब निर्वाचन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दोनों है 54 और 55। आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, ठीक है। 54 में आपको बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। इसमें निर्वाचन की बात की गई है, या फिर अपन चुनाव कह सकते हैं, ठीक है। और 55 में उसकी प्रक्रिया बताई गई है कि निर्वाचन है उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। आनुपातिक एकल चक्रमणीय मत प्रणाली से हमारे यहाँ निर्वाचन होता है, तो उसकी जो प्रक्रिया है 55 में, 54 में निर्वाचन के बारे में है। अब हम देखते हैं इसके बारे में निर्वाचन होता क्या है। अब देखिए, मैं सबसे पहले फिर एक बार आपको जो शुरुआत मैंने की थी वहीं ले जाना चाहता हूँ कि आपको जो भी एग्जाम देनी है, कोई भी एग्जाम, जैसे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके नेचर को समझना पड़ेगा। नेचर का कहने का मतलब है एक सिलेबस होता है, दो स्तंभ मान चलो, एक सिलेबस हो गया, एक उसका पीवाईक्यू हो गया, ये दो स्तंभ है जिन पे आपकी एग्जाम टिकी हुई होती है। तो आपको हमेशा इन दोनों पे नजर टिकाए हुई रखनी चाहिए, या फिर इनके दायरे में रह के आपको पढ़ाई करनी है। हम कहते हैं कि यूपीएससी अथाह है, भंडार है, सिर्फ कुछ सीमा नहीं है, नहीं है, ये गलत बात है। उसका एक दायरा खींच रखा है यूपीएससी ने, एक एक बिंदुवार उसने सिलेबस डिफाइन कर रखा है, फिर उसका एक पीवाईक्यू है, क्या दायरा है पूछने का, उन दोनों पे ध्यान देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है उसको समझाऊंगा, और ये भी साथ में बताता चलूंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो हम आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है, जो फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत की पहली महिला कहेंगे तो राष्ट्रपति की पत्नी को कहेंगे, या भारत का पहला नागरिक कहेंगे, राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख भी होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ लिए। अब हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं करती है, जो मैंने अभी जिक्र किया था, भारत में नहीं करती, फ्रांस में करती है, लेकिन याद रखिएगा। और हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या है, वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति की जो स्थिति है, यानी संवैधानिक स्थिति है राष्ट्रपति की, ये हमने ब्रिटेन से ली है कि राष्ट्रपति जैसे कि मैक्सिमम शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होगी, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होगा। ये जो भी प्रोसेस हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और जो इस पर राष्ट्रपति महाभियोग लगता है, ये लगता है आपके आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग। ये आपका राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया, हमने यूएसए से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है। और आर्टिकल 60 में इसकी शपथ के बारे में है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, महाभियोग है, पद कहाँ से लिया है, इसकी स्थिति कहाँ से ली गई है। तो अब इसका निर्वाचन है, उसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन नहीं लेता है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आप मतलब यूपीएससी हो, पीसीएस है, कोई भी हो, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन नहीं लेता है। एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है आपका। तो देखिए, निर्वाचन हो गया। अब इसमें बात करता हूँ, सबसे पहले निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। आपके भाग लेते हैं सबसे पहले तो संसद है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जैसे संसद में लोकसभा हो गई, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं उसको मैं। निर्वाचन में सबसे पहले हम बात करेंगे संसद की। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से केवल, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द केवल निर्वाचित सदस्य, यानी मनोनीत। देखिए, मनोनीत राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत करता है, तो वो उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक तो ये हो गया जिनको हम कहेंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद बोलते हैं इनको, ठीक है। और संसद के हो गए, तो फिर इसमें लेके विधानसभा। देखिए, विधानसभा की बात करते हैं हम, तो विधानसभा में हमारे आते हैं
एमएलए, ठीक है। तो इसमें भी निर्वाचित, केवल निर्वाचित, इसमें भी तो मनोनीत होते ना, तो केवल निर्वाचित भाग लेंगे इसमें भी। मनोनीत जैसे राज्यपाल करता है इसमें, ठीक है, तो लेकिन हम केवल निर्वाचित यहाँ से भी लेंगे, लोकसभा से निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित। अब बात करते हैं कि यूटीज, जो संघ केंद्र शासित प्रदेश है, उनके भी भाग लेते हैं हमारे यूटीज में। यूटीज में केवल 2 से, एक तो आपका दिल्ली हो गया, एक पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी, इनसे भी निर्वाचित ही सदस्य भाग लेते हैं विधानसभा में, ठीक है, यहां से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये तो टोटल हो गए निर्वाचित, कौन भाग लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन भाग नहीं लेता। लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो मनोनीत सदस्य हैं, जो मनोनीत सदस्य आपके, वो भाग नहीं लेते। जो आपके विधानसभा है उसका भी मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, और यहाँ से भी आपके मनोनीत है वो भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। साथ ही एक और याद रखने वाली बात है, वो क्या कि विधान परिषद, देखिए सब राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके भी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो, निर्वाचित हो, कोई भी हो, भाग नहीं लेता राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। तो ये होगी आपका निर्वाचन, राष्ट्रपति का कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी एमपी भाग लेते हैं। यूपी, दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता, संसद प्लस राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राज्य विधान परिषद के भी दोनों सदन यानी मनोनीत निर्वाचित को भाग नहीं लेते। ये मैंने बता दिया था, तो इतना जिक्र हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जिससे कि यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। वो पूछा गया है कि जैसे एमपी और एमएलए होते हैं, उनका जो एक वोट होता है, उनका यानी एक एमएलए का जो वोट होता है या मत होता है, उसका मूल्य क्या होता है। जैसे एमएलए के मत का मूल्य, सबसे पहले एमएलए की बात करते हैं हम। एक एमएलए के जो मत होता है उसका मूल्य क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एमएलए की बात है तो वहाँ जो अपनी पूरी राज्य है उसकी जनसंख्या से संबंधित लेके चलते हैं कि वहाँ की टोटल जनसंख्या कितनी है राज्य की अपनी, ठीक है। और टोटल उस राज्य में जो विधानसभा है उसमें निर्वाचित कुल सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है। विधानसभा में आपके निर्वाचित कुल निर्वाचित संख्या सदस्यों की वो कितनी है, इनटू करते 1000, सॉरी डिवाइड करते 1000 से। ये आपका एक फॉर्मूला है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपके ऑप्शन में रख दिया जाता है कि यूपीएससी के में भी मतलब क्या फॉर्मूला है उसका, एमएलए का मत मूल्य निकालना हो। और 2023 में पूछा गया था, उसमें ऑप्शन क्या था कि जैसे उसमें ऑप्शन दे दिया था कि एमपी के एमएलए का मत मूल्य अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के मत मूल्य से ज्यादा होता है, कम होता है। मतलब वो हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया था, ऑप्शन रख दिया था। बेसिकली इतनी डिटेल में हम पढ़ते नहीं, इतना तो पढ़ लेते कि ये निकलता कैसे। लेकिन एमपी का जैसे हिमाचल प्रदेश का ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश का ज्यादा होता है, अरुणाचल प्रदेश का ज्यादा होता है, क्योंकि आपको निकालने के लिए जनसंख्या याद रखनी पड़ेगी और वहाँ की टोटल सीट विधानसभा की वो याद करनी पड़ेगी। तो इतना डिटेल में है, लेकिन इस बार यूपीएससी ने पूछ लिया था 2000। तो देखिए ट्रेंडिंग बदल रहा है, तो आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है, कोई भी एग्जाम क्या पूछती है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका हमने पढ़ लिया था एमएलए वाला। एमपी का भी ऐसे निकलता है कि इसमें क्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मिल, जितने भी हमारे पूरे इंडिया में राज्य है उनमें जो विधायक है यानी एमएलए है, उनको सभी टोटल का मूल्य कितना है, वैल्यू कितनी है, डिवाइड कर देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमपी एमएलए के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, इन दोनों का जो चुनाव से संबंधित विवाद है वो केवल और केवल आपकी सुप्रीम कोर्ट ही देख सकती है, यानी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में ये देख सकता है मामला। तो ये भी एक स्टेटमेंट था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव विवाद है वो देखती है, जैसे हाई कोर्ट भी आ जाएगा ऑप्शन में, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, तो केवल सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। और इसी सुप्रीम कोर्ट से एक और क्वेश्चन बनता है आपका, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ऑप्शन बनता है बेसिकली, वो ये होता है कि
मान के चलो कोई राष्ट्रपति है, वो चुनाव में खड़ा हुआ, चुनाव में जीत गया, मान चलो राष्ट्रपति है, वो निर्वाचन में जीत गया, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि उसका जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ गलतियां, त्रुटियां रह गई थी, या कुछ ने भेदभाव कर दिया गया था, कुछ भी प्रक्रिया हो सकती है, मामला कोर्ट में चला गया। अब ये तो हमको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, और वो मामला पहुंचने के बाद होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्वाचन है वो रद्द कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया, तो राष्ट्रपति हट जाएगा, जाहिर सी बात है। मगर ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन उसने घोषणा की कि इनवैलिड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने, उस दिन तक राष्ट्रपति ने जितने भी कार्य कर लिए, अब तक जितने भी कार्य कर लिए, मतलब घोषणा से पूर्व जितने भी कार्य कर लिए, वो सारे मान्य होंगे। ये स्टेटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट मान के चलो उसका जो परिणाम होता है इनवैलिड घोषित कर देती है, तो उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अमान्य होते हैं। ये स्टेटमेंट था, ये गलत है, अमान्य होते, मान्य होते, उससे पहले किए गए जितने भी कार्य उसके। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो निर्वाचक मंडल यदि अपूर्ण है तो उस आधार पर उसको चुनौती नहीं जा सकती। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि जितने सदस्य है, मान चलो 10 सदस्य होने चाहिए, लेकिन 8 ही सदस्य है, 2 सदस्य नहीं है, तो उस आधार पर चुनौती नहीं जा सकती कि निर्वाचन जो मंडल है, निर्वाचक मंडल वो अपूर्ण है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको रद्द घोषित कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके आधार ये तो मेंस का भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है जनता द्वारा, उसके क्या कारण है? भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से उसे क्यों अपनाया गया? इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, मेंस में पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं, तो उन कारणों के बारे में बात करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से होती है, कारण क्या है? देखिए, पहला कारण तो यह है कि हमने जो प्रणाली अपनाई है वो ब्रिटेन से अपनानी है, संसदीय प्रणाली। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, और यदि हम मान के चलो हम यदि उसको डायरेक्ट कर देंगे निर्वाचित जनता द्वारा, तो हमारा प्रधानमंत्री है वो भी जनता द्वारा निर्वाचित होकर आएगा, तो इन दोनों में टकराट हो जाएगी पावर। देखिए, जो जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के आता है उसके पास जाहिर सी बात है पावर ज़्यादा होगी, तो यदि ये भी जनता द्वारा चुन के आए प्रत्यक्ष रूप से, ये तो आता ही है प्रत्यक्ष रूप से, तो इनमें दोनों में टकराट हो जाएगी, तो बनेगी नहीं, मतलब सरकार चलाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एक कारण, महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो शक्ति संतुलन ठीक से नहीं बन पाएगा, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि ये खर्चीला, जो प्रत्यक्ष रूप से वो खर्चीला भी होता है कि जनता देगी तो समय भी जाएगा उसका, हमारी सरकार का खर्चा भी, जो धन है उसका भी व्यय होगा काफी ज्यादा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है जो राष्ट्रपति है हमारा, वो हमारे पूरे जितने भी स्टेट है उनमें समान प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। हर स्टेट से जो निर्वाचन भाग लेते हैं वो समान प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, वो राष्ट्रपति करता है। तो ये भी एक शक्ति संतुलन का एक कार्य करता है हमारे राष्ट्रपति जी है। उसकी शर्त क्या है? ठीक है, तो पहला तो हो गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा हो गई उसकी जो एज है, जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब काम की बात है कि लाभ के पद पे, लाभ का पद बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है लाभ का पद? इसका मतलब होता है सरकार के जितने भी कुछ पद है जिनमें सरकार की हिस्सेदारी ठीक ठाक है और उस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ऑलरेडी सरकारी गवर्नमेंट के, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी में आ गया, किसी पद पे हो गया, कोई अध्यक्ष बना हुआ है किसी सरकार की जो भी बॉडीज है उसका, संवैधानिक कुछ हो सकता है, तो उसे लाभ का पद कहते हैं। लेकिन लाभ का पद है, इसमें संविधान में इसको कहते हैं परिभाषित किया गया, नहीं किया गया, नहीं परिभाषित नहीं किया गया ऐसे संविधान में। तो जो लाभ का पद है इसमें कौन कौन नहीं आता, जैसे राष्ट्रपति हो गया आपका, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, और जितने भी MP हो गए, MLA हो गए, राज्यपाल हो गया, ये आपके, इनको पद नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मान चलो कोई आपका ऑलरेडी कोई MP है, ठीक है, उसे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, बना सकते हैं ना, तो उसके लाभ पद नहीं माना जाएगा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई MP MLA संसद का कोई भी सदस्य है, ऑलरेडी संसद का कोई सदस्य और राष्ट्रपति उम्मीदवार में खड़ा हो रहा है, तो उसे यहाँ से पद त्याग करना पड़ेगा अपना, क्योंकि राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं, यानी उनमें उसके जो कार्यकाल होता है उस समय उसमें ना तो कोई कटौती नहीं की जा सकती, वैसे उसमें वृद्धि की जा सकती है वेतन में, लेकिन कटौती नहीं कर सकते उसमें वेतन में। राष्ट्रपति का जो त्याग पत्र है वो हमें उपराष्ट्रपति को देता है,
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आपका जैसे कि कहेगी भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी कैंडिडेट है भारत का या भारत का नागरिक है वो कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, आ गया क्वेश्चन। तो इसमें सही जवाब रहेगा कि वो कितनी भी बार बन सकता है। मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया कि 10 बार बन सकता है, 5 बार, 50 बार, कितनी बार बन सकता है। अब इसकी बात तुलना करें हम अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अपने पूरे जीवन में एक उम्मीदवार केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है वहाँ का, जबकि निर्वाचन का हो गया ये आपका। और महाभियोग की बात करते हैं हम, देखो सबसे पहले तो ये आपका आर्टिकल 61 में आ जाएगा महाभियोग। ठीक है, आर्टिकल 61 में आ जाएगा और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं आपको उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रपति है उसका जो महाभियोग है वो संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, क्या केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है या राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है, फिर उसमें राष्ट्रपति का जो महाभियोग है कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, जैसे हमने एक निर्वाचन में भाग लिया कैंडिडेटों ने, उस तरह महाभियोग में किस किस कौन कौन भाग ले सकता है। फिर है कि इसका कौन सा बहुमत होता है, कि जैसे साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, 2/3 बहुमत होता है, किस बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में इसका जो आपका प्रक्रिया है वो पास होनी चाहिए। इसके लिए इन सब बातों पर हम जिक्र करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में संविधान का उल्लंघन। केवल इस आधार पे महाभियोग लग सकता है राष्ट्रपति पे। तो किस आधार पे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, वो है कि आपका संविधान को उल्लंघन आधार पे लगता है। ठीक है, एक प्रक्रिया हो गई। अब दूसरा ये हो कि लोकसभा में किसी भी सदन में ला सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट ये कि सदन में लाने से पहले कम से कम 1/4 सदस्यों की अनुमति लेनी जरूरी है, अनुमति लेनी जरूरी है, तब जाके आप लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो उसमें आपका इसका प्रस्ताव ला सकते हैं। अब प्रस्ताव लिया है, मान के चलो लोकसभा में लिया है, अनुमति भी मिल गई 1/4 सदस्यों की, तो उसके बाद 2/3 सदस्यों को बहुमत, 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। 2/3 सदस्यों का बहुमत होगा तब जाके ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित होगा। मान के चलो यहाँ पारित हो गए, 2/3 सदस्यों को बहुमत होगा, पारित नहीं होगा तो यहीं रद्द हो जाएगा। मान चलो पारित हो गया तो अब इसके बाद ये पहुंचेगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भी आपका बहुमत चाहिए 2/3। लेकिन इसमें राज्यसभा में यानी सेकंड जो आपका सदन होता है उसमें जाने के बाद राष्ट्रपति या तो खुद आएगा, वो भी तो देते हैं ना कि भाई आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो, तो राष्ट्रपति को बुला आ सकता है राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति खुद अपने बिहार पे किसी कैंडिडेट को भेज सकता है। ठीक है, तो वहाँ भी 2/3 बहुमत मिल गया तो पारित हो जाएगा मामला। तो राष्ट्रपति के लिए ये बहुमत याद रखिएगा 2/3 होता है और किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और 14 दिन पहले, हटाने से 14 दिन पहले, मान चलो प्रस्ताव ला रहा है उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस भेजना पड़ेगा कि सूचित करने की आपके खिलाफ हम संविधान के उल्लंघन के तहत महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि यह पूछा जाए कि हमारे संविधान में महाभियोग शब्द का जिक्र किया गया है, तो ध्यान रखिए हमारे संविधान में महाभियोग शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, मैंने यूपीएससी वाला इंजीनियर हमारा यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यूट्यूब चैनल को आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपका जो फीडबैक है कमेंट के जरिए हमको बताइएगा कि पढ़ाने का जो हमारा तरीका है वो किस तरह कैसा लगा आपको, हमको क्या सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम धीरे धीरे और अच्छी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इसमें आगा आपका एक तो अर्धनायक प्रक्रिया है, महाभियोग आपकी क्या है, ये अर्धनायक प्रक्रिया है, पहला तो हो गया। दूसरा क्या होगा कि इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचन, मतलब इसके महाभियोग में। तो देखिए इसमें संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, इसके सभी सदस्य का मतलब पता है क्या होता है, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं यहाँ पे। और विधानसभा हो आपकी, चाहे आपकी
यूटीज हो, इनके कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेता, कोई भी सदस्य। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है। यदि हम बात करें तो भारत में किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगा है। और थोड़ा सा यहाँ तुलना कर देता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति से। देखिए यूएसए में भी महाभियोग है, हमने खुद ने मतलब भारतीय संविधान में जो महाभियोग की प्रणाली है वो लिए हमने यूएसए के संविधान से। तो यूएसए में भी अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है। तो धन विधेयक हो गया, एक संविधान संशोधन विधेयक हो गया। देखिए ये होगा आपका केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये केवल लोकसभा में आता है। ये किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो। संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। विधानमंडल से इसका कोई मतलब नहीं है, यानी राज्य की जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वो इससे कोई मतलब नहीं रखती, वहाँ बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। ठीक है। दूसरा है चुनाव और धन विधेयक है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, इसके लिए पूर्व अनुमति, इसके लिए पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। जो संविधान संशोधन विधेयक है इसमें पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होती है। ठीक है। तीसरा देखते हैं पुनर्विचार के लिए, कहते हैं ना पुनर्विचार। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ना तो आपका जो धन विधेयक है इसको भेज सकता है, ना ही आपका संविधान संशोधन विधेयक है इसको भेज सकता है। दोनों को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है। लेकिन एक और बात है, चौथे नंबर पे पॉइंट डालू तो धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति नहीं भी दे सकता है, यानी रोक कर रख सकता है, और अपना वीटो पावर उसका भी यूज कर सकता है। ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक है इसमें बाध्यकारी रूप से बाध्यकारी के राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है, इसमें राष्ट्रपति बाध्यकारी है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ये 2022 में पूछा गया है यूपीएससी में, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है। हमने जो पढ़ा है अभी तक वीडियो में उन स्टेटमेंट ऑप्शंस को देख लेते हैं, बाकी को हम जैसे जैसे वीडियो में पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो देखिए कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक है इसमें राष्ट्रपति ना तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ना ही किसी वीटो का यूज कर सकता है, ना ही इसके लिए पूर्व अनुमति की या स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। धन विधेयक होता है उसमें हम पूर्व अनुमति लेते हैं राष्ट्रपति की, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में नहीं लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इसका गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दे। तो इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि वो बाध्यकारी है संविधान संशोधन विधेयक में अपनी अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जो इसका थर्ड है वो संयुक्त बैठक से संबंधित है। अभी हमने आपको इसको पढ़ाया नहीं है, आने वाली वीडियोज में इसका जिक्र करेंगे तब हम इसको समझाएंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है ये। तो पहला स्टेटमेंट है इसका, देखते हैं कि संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह होते हैं, यानी कह रहे कि योग्य होते हैं। संसद के और विधान सभाओं के सदस्य है कौन से नाम निर्दिष्ट यानी मनोनीत सदस्य है वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसका कहने का मतलब है, हमें बताया था कि वो नहीं होते। मनोनीत सदस्य है वो आपके निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते। ये केवल जब आपका राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है तब भाग लेते हैं मनोनीत सदस्य, वो भी केवल संसद के, यानी लोकसभा और आपकी राज्यसभा के जितने सदस्य मनोनीत हो, चाहे वो आपके निर्वाचित हो, वो महाभियोग में भाग लेते हैं। मगर ये क्वेश्चन बात कर रहा था कि निर्वाचक मंडल में, तो ध्यान रखिए कि निर्वाचक मंडल में केवल और केवल जो आपके निर्वाचित सदस्य वही भाग लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसको भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। बाकी इसका MP MLA के जो मत मूल्य है उनसे पूछा गया है कि MP का मत मूल्य तुलना की गई है कि आपका MLA के वोटिंग से कि मध्य प्रदेश हो गया, केरल हो गया, और किसका अधिक होता है किसका कम होता है, और पुदुचेरी अरुणाचल प्रदेश का हो गया। तो ये आपको
निकालने का जो तरीका है मैंने बता दिया है। बाकी इन स्टेटमेंटों के लिए आपको जनसंख्या पता होनी चाहिए कि किस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आपका जो वोटिंग मूल्य है, मत का मूल्य, वो ज़्यादा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है। देखिए इसका भी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसको भी हमने काफ़ी डिटेल में बताया है वीडियो में, कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। तो इसमें जो शब्द है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो कि शून्य घोषित कर दिया, किसने किया? उच्चतम न्यायालय। तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, वही आपके उसके पास ही पावर होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन था उसको इनवैलिड घोषित कर दिया। तो हमने बताया था कि घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य विधिमान होंगे, यानी वैलिड होंगे, जबकि कह रहा है अविधिमान। ये शब्द पे थोड़ा गौर भी करिएगा क्योंकि इसमें अच्छे से ध्यान नहीं गया तो हो सकता है आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो विधिमान होंगे उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई घोषणा, उसके जो निर्वाचन है उसको इनवैलिड घोषित करने की घोषणा से पूर्व के। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट है इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे एक एक करके वीडियो में, तब हम समझाएंगे। अभी हमने जितना पढ़ा था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में 23 में, उनका जिक्र कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप इतने समय तक वीडियो को देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।